हम लोगों का जो पीटी का 2021 का था सेकेंड शिफ्ट का, उसका 11 नंबर सवाल है। ये 11 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल तक हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसमें कहा गया है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से, मतलब विषुवत रेखा पर अवस्थित जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर जो ब्राजील में वन पाया जाता है, इसे क्या बोला जाता है। सबसे पहले बताइए कि ब्राजील किस महादेश में है। दक्षिणी अमेरिका में है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया है। कहाँ? ब्राजीलिया है। अब देखिए पूछता है कि विषुवतीय वन मतलब क्या, ब्राजील में जो विषुवत रेखीय है, विषुवत रेखा पर अवस्थित जो ब्राजील है वहां पर जो वर्षा वाला वन, मतलब वर्षा के लिए जो वर्षा के कारण वन उत्पन्न होता है, उस वन को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे उसको? सेलवास। क्या बोलते हैं उसको? सेलवास। इसको बोलते हैं सेलवास। ये कहाँ होता है? ब्राजील में। कहाँ होता है ये? ब्राजील में। उसके बाद देखिए पंपास, ये होता है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के घास के मैदान को, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, और पंपास को अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है ना साहब। और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है, ठीक है साहब। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास को। और ये घास होता है, और ये अल्फा अल्फा घास होता है। क्या होता है? अल्फा अल्फा घास होता है साहब ये, ठीक है ना। छोटी छोटी घास होती है, और इसे क्या कहा जाता है? पंपास। और इसे अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट है प्रेरी। प्रेरी है ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का ये है, ठीक है ना साहब। उत्तरी अमेरिका का ये घास का क्षेत्र है, ठीक है साहब, प्रेरी। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है साहब। बाकी पर्णपाती वन सबसे अधिक पता है कि कहाँ पाया जाता है? भारत में पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक पूछा जाएगा कि किस प्रकार का वन पाया जाता है? पर्णपाती वन भारत में पाया जाता है। पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतझड़ वन बोलते हैं, क्योंकि वैसा वन जो पूरे वर्ष में, पूरे साल भर में क्या करती है कि एक बार अपने पूरी पत्तियों को गिरा देती है, तो वैसे वन को क्या बोलेंगे? पतझड़ वन। और सदाबहार वन उसको बोलेंगे कि वैसा वृक्ष जो एक साथ पूरी पत्ती को नहीं गिराती है, बल्कि कुछ पत्ते नहीं आते रहते हैं और कुछ पत्ते गिरते रहते हैं, तो वैसे वन को क्या बोलेंगे हम लोग? सदाबहार वन। क्या बोलेंगे उसको? सदाबहार वन। क्लियर है साहब। चलिए और कुछ घास का मैदान है तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए साहब, और सब लोग टेस्ट का तैयारी करिए। टेस्ट बताए थे शनिवार को है करंट अफेयर का, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का है 2022 का। तो इसी लेकर के सब लोग तैयारी करिए, ठीक है। करंट अफेयर ये सोचिएगा कि उस समय एंड टाइम पे कर लेंगे, ये कतई संभव नहीं है, ठीक है साहब। चलिए अगला देखिएगा साहब। और करंट अफेयर में एक चीज़ और करिएगा, जो अगस्त नियुक्ति होता है, नियुक्ति मतलब समझ रहे हैं कि कोई पदाधिकारी नियुक्ति हुआ तो उस नियुक्ति में अगस्त में कुछ और होगा, जो आपको इधर दी है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करंट अफेयर, उसमें कुछ और होगा। तो आप क्या करिएगा, उसको टैली कर लीजिएगा। पहला चीज़ ये, आप साल भर का करंट अफेयर जरूर तैयार करके रखिए, बता दे रहे, नहीं तो फिर अगर समझ लीजिए अंत समय में धोखा अफेयर ही देता है, चाहे वो लव अफेयर हो या एग्जाम में करंट अफेयर हो, अंत में धोखा वही देगा आपको, समझ रहे हैं। और साथ दिया तो समझिए ताड़ दिया। करंट अफेयर अगर साथ दे दिया तो समझिए कि आप रिजल्ट में शामिल हो जाइएगा। इसीलिए करके अफेयर पर अधिक ध्यान देना, मतलब करंट अफेयर पर ध्यान देना, आया समझ में, ठीक है ना। तो करंट अफेयर को इग्नोर मत करिए। रिजल्ट क्योंकि पीटी में 20 से 25 सवाल पूछा जाता है, और आपको प्रॉपरली 1-1.5 साल का तैयार रखना पड़ेगा। इसीलिए करके आप लोग उसको तैयार करिए। हाँ, केवल करंट रहेगा। चलिए अब देखिए साहब, ब्राजील का जो वर्षा वन होता है उसे क्या बोलते हैं? सेलवास, ठीक है। ये वर्षा वाले क्षेत्र में ब्राजील का उष्ण घास, मतलब जहां गर्म क्षेत्र है ब्राजील का, जहां गर्म क्षेत्र है ब्राजील का, वहां के घास के मैदान को कंपोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपोस बोला जाता है।
चलिए, तो ब्राजील का जो उष्ण घास का जो मैदान था उसे क्या बोलते थे? कंपोस्ट। ठीक है साहब, देखिए यहाँ से घास का मैदान, ये दरोगा का टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घास का मैदान, एक जनजाति, ठीक है साहब, वर्ल्ड से बता रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर पूछा जाता है तो एक जनजाति पूछा जाएगा, पवन पूछा जाएगा, उसके बाद जलधारा पूछा जाता है, उसके बाद जनजाति होता है, झील होता है, और कोई सागर वगैरह है तो वो कहाँ अवस्थित है, वो सारा चीज़ पूछा जाएगा आपको। चलिए देखिएगा, तो ब्राजील के कहवा का जो बगान होता है उसको फैजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैजेंडा। तो देखिए, वर्षावन को सेलवास, उष्ण घास के मैदान को कंपोस्ट, ब्राजील के कहवा का जो बैगान है उसको फैजेंडा, और तीनों कहाँ पाया जाएगा? ब्राजील में। ठीक है साहब। दक्षिण अमेरिका के वर्षावन को सेलवास कहा जाता है। देखिए, ब्राजील क्योंकि दक्षिण अमेरिका में है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में है, तो ब्राजील के भी वर्षावन को सेलवास कहेंगे, और पूरे दक्षिण अमेरिका के भी ब्राजील को क्या बोले, सॉरी, पूरे दक्षिण अमेरिका के वर्षावन को सेलवास बोलेंगे। ठीक है साहब। चलिए अब देखिएगा, एंडीज के पूर्वी ढलानों के वन, देखिए एंडीज पर्वतमाला बताए थे ना पहला सेट में, कहाँ था, कहाँ से कहाँ तक बताइए तो? एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, इस सारे क्षेत्र में था ना। तो इसके पूर्वी ढलान पे, इसके पूर्वी ढलान पर जो वन पाया जाता है उसको कहा जाता है मोंटाना। क्या कहा जाता है? मोंटाना। और ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है साहब, आ रहा समझ बात है? तो याद रखना, ब्राजील के वर्षावन को सेलवास, चाहे दक्षिणी अमेरिका के वर्षावन को बोलेगा फिर भी बोलेंगे सेलवास, ब्राजील का जो उष्ण घास का मैदान होगा उसको बोलेंगे कंपोस्ट, ब्राजील के कहवा का जो बगान होगा उसको क्या बोलेंगे? फैजेंडा, एंडीज के पूर्वी तटों पर जो वन पाया जाता है ढलान पे उसको बोलेंगे मोंटाना। ठीक है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास, जो अल्फा अल्फा घास होता है, और इसे अर्जेंटीना का क्या बोलते हैं? हृदय कहा जाता है। अफ्रीका के शीतोष्ण, देखिए उष्ण मतलब हुआ गर्म स्थान पर घास, और शीतोष्ण मतलब क्या हो? जहाँ गर्मी और ठंडी दोनों हो। तो शीतोष्ण घास का मैदान, अफ्रीका का जो शीतोष्ण घास का मैदान होता है उसे क्या बोलते हैं? वेल्ड। क्या बोलते हैं उसको? वेल्ड। और अफ्रीका का उष्ण यानी गर्म क्षेत्र में पाया जाने वाला जो घास का मैदान होता है उसको बोलते हैं सवाना। क्या बोलते हैं उसको? सवाना। और श्रीलंका का जो उष्ण घास का मैदान होता है उसको बोलते हैं पटाना। क्या बोलते हैं? पटाना। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और श्रीलंका के उष्ण घास को मैदान को पटाना। आज समझ बात है? चलिए, सवाना और पटाना, और जब पट जाएगी तब ऑस्ट्रेलिया के उष्ण घास के मैदान को पार्क, कहाँ ले जाएंगे? पार्क में। आज समझ बात है? चलिए, तो क्या याद किए? सवाना कहाँ? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना, और श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना, और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को पार्कलैंड। आज समझ बात है? चलिए देखिए, देवानंद को याद हो गया तो चलिए, वेनेजुएला एवं अर्जेंटीना के उष्ण के घास के मैदान को लानोस। देखिए, वेनेजुएला और अर्जेंटीना, यहाँ का जो उष्ण घास का मैदान होगा उसको क्या बोलेंगे? लानोस। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेरी। कई बार सवाल पूछ देता है कि जो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान है यह किस प्रकार का? उष्ण, शीतोष्ण, वर्षावन, इस तरह से आपको दे देगा, याद रखिएगा शीतोष्ण। और अफ्रीका के कांगो को वनों का देश कहा जाता है। अफ्रीका के कांगो को वनों का देश कहा जाता है। साहब इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, क्लियर है ना? क्लियर है ना ये सब? चलिए, ये सारे घास का जो इंपॉर्टेंट मैदान था। चलिए अगला है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? ये छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। लगभग 28% में फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है साहब। चलिए अब देख लेते हैं साहब इससे जुड़ा हुआ जो तथ्य है। चलिए देखिए, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर जिला में और भी जिला में फैला हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट जिला है जहाँ मध्य में है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ साल वृक्ष की अधिक बहुलता है, मतलब साल का वृक्ष इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है साहब। चलिए अगला है,
कि मालवा का पठार का विस्तार, मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर जिले में है तथा राजस्थान के कुछ भागों में है। मालवा के पठार का विस्तार याद रखिएगा, राजस्थान के कुछ भागों में और मध्य प्रदेश के भागों में। ठीक है साहब। चलिए मालवा का पठार, चलिए मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है। इस तरह से अरावली पर्वत श्रेणी अवस्थित है, ठीक है ना, और यहाँ पर विस्तरित है मालवा का पठार। बताइए किस तरफ हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया ना, तो इस तरह से विस्तरित है। ठीक है साहब, क्या बोले, हाँ मेवाड़ का पठार, सही बात है, यहाँ पर जो है मेवाड़ का पठार आता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भांडेर के पठार का विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भांडेर के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में है। चलिए दक्कन के पठार का विस्तार, दक्कन के पठार का विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और एमपी में। दक्कन के पठार का विस्तार, ठीक है साहब, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। बघेलखंड पठार का जो विस्तार है कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बघेलखंड का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और क्लास में जो होता है, जो फाउंडेशन क्लास, उसमें बताए होंगे जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहे होंगे तो, पर्वत पठार। चलिए साहब अगला देखिएगा कि पन्ना रीवा का पठार, पन्ना रीवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और कहाँ है, यूपी में है। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार बिहार एवं झारखंड में सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक झारखंड में है, ठीक है, बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में है। हजारीबाग, रांची एवं कोडरमा के पठार का विस्तार कहाँ है, झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में है। और कैमूर के पठार का विस्तार बिहार के कैमूर जिला में है। ठीक है साहब, इतना बातें हम लोगों को पठार से ध्यान में रखना है। जो इम्पोर्टेंट पठार था हम लोग उसको शामिल कर दिए इस लिस्ट में। चलिए अगला है, देखिए साहब, इस तरह का सवाल जो ज्योग्राफी में आता है, हमको लगता है कि बहुत टफ सवाल, इसको टफ सवाल में गिना जाए। ऐसे पढ़ने वालों के लिए टफ नहीं होता, लेकिन इस तरह का सवाल जब पूछा जाता है तो हमको लगता है कि जो ये सवाल अपेक्षाकृत दूसरे सवालों की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है। अब कहता है कि आयरिश सागर स्थित है। चलिए आयरिश सागर स्थित है फ्रांस में। सबसे पहला बताइए कि आयरिश सागर, आयरिश सागर किस महासागर के आसपास स्थित है, आर्कटिक महासागर है। चलिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए आयरिश सागर है तो इसका मतलब ये आयरलैंड के आसपास होगा, आयरलैंड के आसपास होगा। आयरलैंड का नाम सुने हैं ना, आयरलैंड के आसपास होगा। चलिए इसका आंसर तो हम बता देते हैं, ब्रिटेन के ये पश्चिम में है। अब देखिए यहाँ से सवाल कितने ढंग से क्रिएट किया जा सकता है। अब पूछा कि आयरिश सागर स्थित है ब्रिटेन के पश्चिम में, और यही पूछ देता कि आयरिश सागर से ब्रिटेन किस ओर अवस्थित है। कैसे हो जाएगा, पूरब हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना। मान लीजिए यहाँ पर है आयरिश सागर, यहाँ पर है आयरिश सागर और यहाँ पर है ब्रिटेन। तो आपको पूछा कि आयरिश सागर स्थित है तो क्या बोले हैं, ब्रिटेन से पश्चिम। और यही पूछता कि ब्रिटेन आयरिश सागर से किस ओर है, क्या होगा। तो आपको लगता है कि बिना डायग्राम का यह संभव है। हो सकता है कि बोल देगा कि आयरिश सागर के उत्तर में कौन है, हो सकता है पूछ सकता है कि आयरिश सागर के दक्षिण में कौन है, आयरिश सागर के पश्चिम में कौन है, यह भी पूछ सकता है ना। पूछ सकता है कि आयरिश सागर के आसपास कौन सा देश है, पूछ सकता है ना साहब। तो यहाँ से सवाल की संभावनाएं, इतनी सवाल निकल के आ जाएंगी बाहर, इतनी सवाल आ जाएंगी कि मत पूछिए, ऐसा नहीं। और इसी से सवाल, और ये याद रखिए कि दरोगा यहाँ से पूछता है एक सवाल, एकदम पूछता है ये, देखिएगा। चलिए साहब थोड़ा सा हम लोग देख लेते थे इसका आंसर क्या होता है, ब्रिटेन के पश्चिम में। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग आयरिश सागर है कहाँ पे। चलिए आप यहाँ दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, आयरिश सी लिखा हुआ है, ये आयरिश सागर है। ठीक है साहब। और आप देखिए पूछा क्या, ब्रिटेन, ब्रिटेन देखिए यूके कहाँ, इंग्लैंड यहाँ है। तो देखिए ये टोटल है आयरिश सागर है ना। तो बताइए आयरिश सागर के ब्रिटेन किधर है, पूरब की तरफ, ब्रिटेन है पूरब की तरफ। लेकिन पूछ रहा है कि आयरिश सागर की स्थिति है, मतलब आयरिश सागर कहाँ, तो ब्रिटेन से किधर हो गया ये, ब्रिटेन से पश्चिम। अब देखिए हो सकता है कि आपको पूछ देगा कि आयरलैंड से किस तरफ है, आयरलैंड से, आयरलैंड से आयरिश किधर है, पूरब। और आयरलैंड आयरिश सागर से किधर होगा, पश्चिम की तरफ। देख रहे सवाल की प्रकृति किस तरह से हो सकता है। उसके बाद देखिए इसके उत्तर में, आयरिश सागर के उत्तर में कौन है, स्कॉटलैंड, कौन है,
स्कॉटलैंड, और पूछेगा कि स्कॉटलैंड के दक्षिण में क्या है? आयरिश सागर। और समझ बात है। चलिए अब बोलेगा कि आयरिश सागर के बताइए कि दक्षिण में क्या है, तब क्या बताएंगे? वेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेल्स। कहाँ दिख रहा है वेल्स आपको? वेल्स कहाँ है? ये कौन सी है? वेल्स है। अब देखिए इसके दक्षिण में पूछेगा कौन सा है? वेल्स। और पूछेगा कि वेल्स के उत्तर में क्या है? देख रहे सवाल की प्रकृति। इतनी तरह से सवाल आपसे क्रिएट किया जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर वेल्स है, यहाँ पर आपका इंग्लैंड है, यहाँ पर आपका स्कॉटलैंड है, यहाँ पर आपका आयरलैंड है। देख रहे हैं ये सब क्या है? आयरलैंड है। देख रहे हैं ना, तो ये सारे आयरलैंड है। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है साहब। उसके बाद देखिए नॉर्थ चैनल, देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ चैनल है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तरी चैनल। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी चैनल बोलेंगे। देख रहे हैं ना, तो इस तरह से सवाल आपको क्रिएट करके पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए चैनल पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है? नॉर्थ चैनल। देखिए अब देखिए सवाल किस तरह से क्रिएट हो सकता है कि आयरिश सागर के उत्तर में कौन सा चैनल है? नॉर्थ चैनल। और आयरिश सागर के दक्षिण में कौन सा चैनल है? सेंट जॉर्ज चैनल। कौन सा है? सेंट जॉर्ज चैनल। आ रहा समझ बात है? तो ये सारे चीजें आपको, और यहाँ पर देखिए ये सेंट जॉर्ज चैनल किसको जोड़ता है? सेल्टिक सी को जोड़ता है। देख रहे हैं, सेल्टिक सागर को जोड़ता है। देख रहे हैं, तो इस तरह से सवाल आपको पूछा जा सकता है साहब। तो डायग्राम जब तक आप नहीं देखिएगा कभी भी, जब भी आप रूम में रहते हैं या कहीं भी आप जहाँ सोते बैठते पढ़ते हैं, तो वहाँ डायग्राम रखना बहुत ज़रूरी है। और बिना डायग्राम का ज्योग्राफी का सवाल सोचिएगा कि हम कर लेंगे, ये कतई संभव नहीं है। 50% से अधिक सवाल आपसे बिना डायग्राम का नहीं बनेगा, याद रखिएगा साहब। चलिए ये हो गया। चलिए अब देखिए हो सकता है कि आज पूछा है ये आयरिश सागर, कल ये पूछ सकता है भूमध्य सागर, पूछ सकता है ना, परसों पूछ सकता है काला सागर, तरसों पूछ सकता है लाल सागर, गोर सागर लाल सागर, ठीक है। हो सकता है पूछ सकता है ये बाल्टिक सागर, हो सकता है पूछ सकता है कैरेबियन सागर, पूछ सकता है ना साहब। हो सकता है कैस्पियन सागर पूछ दे, हो सकता है कि अराल सागर पूछ दे। हो गया? हो नहीं गया साहब, ऐसे कैसे हो जाएगा? कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तब ना हो सकता। और याद रखिए सागर वाला पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट सागर है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-4 को देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। आपको पागल हमको नहीं बनाना है। चलिए चलिए ये देखिए साहब है कैस्पियन सागर, ये आप देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका कैस्पियन सागर, देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका कैस्पियन सागर इस प्रकार से, ठीक है। और कैस्पियन सागर जो है ये आंतरिक सागर का उदाहरण है, ये आंतरिक सागर है। आंतरिक सागर मतलब बुझते हैं कि वैसा सागर जिसका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कनेक्शन समुद्र से नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आंतरिक सागर। आप देख रहे हैं इसका कहीं भी कनेक्शन है समुद्र से? नहीं है ना। लेकिन आप यही अगर आप देखिए इसको, आप इसको अगर आप देखिए, यह है ना सेंट जॉर्ज से जुड़ा हुआ, और इधर जाकर के देखिएगा कि जुड़ जाता है नीचे किससे? देखिए इधर से अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है ना, ये अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है, इधर से भी अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं अटलांटिक महासागर से जुड़ रहा है ना। लेकिन आप कैस्पियन सागर को देखिए, देख लीजिए कैस्पियन सागर को, कहीं जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा है। अब देखिए, अब सवाल यहां से देखिए कि कौन कौन सा देश का, एक बार सवाल पूछा गया था कि कैस्पियन सागर से निम्नलिखित में से कौन सा देश सीमा नहीं बनाती है, सीमा नहीं बनाती है। तो याद रखिएगा साहब कैस्पियन सागर से 5 देश सीमा बनाती है। कितना देश? 5 देश। इसको याद रखिएगा तारिक, क्या याद रखिएगा? तारिक। टी से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ए से हो जाएगा अजरबैजान, अजरबैजान देखिएगा यहाँ पे होगा, दिखता तनी कम है, अजरबैजान बहुत सटे हुए रहते हैं ना, देखिए अजरबैजान। आर से हो गया रूस, रसिया, ठीक है ना, आर से हो जाएगा रसिया, ये रसिया, ठीक है। और उसके बाद देखिए आई से क्या हो जाएगा? आयरलैंड नहीं, ईरान, ईरान, आई से ईरान हो जाएगा, ईरान आप देखिए ये हो गया, ठीक है साहब। और के से क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। अब देखिए तो 1 2 3 4 और 1 5, 5 देश लग रहा है क्या? ईरान एक ना राजधानी है तेहरान,
तो राजधानी या तेहरान देश है। हाँ, दिल्ली को बोल लेंगे देश। तो कितना देश? 5 देश। तो क्या याद रखेंगे? तारीख। क्या याद रखेंगे? तारीख। तो 5 देश लगा हुआ है। अब यहां से पूछ देगा कि बताइए कि कैस्पियन सागर के पश्चिम के तरफ कौन सा देश है? क्या बोलेंगे? रूस बोलेंगे। बोलेगा दक्षिण की तरफ कौन सा है? क्या बोलेंगे? ईरान बोलेंगे। बोलेगा कि पूरब की तरफ कौन कौन सा है? बताइए। अब देखिए रूस जो है ना, रूस पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर दोनों तरफ है। और उसी तरह से आप तुर्कमेनिस्तान को देखिए तो ये आपका हो जाएगा पूरब की तरफ। और कजाकिस्तान को देखिए तो ये भी किस तरफ हो रहा है? पूरब की तरफ हो रहा है। देख रहे हैं साहब? तो इस प्रकार, हाँ हाँ, ये दक्षिण पूर्व हो सकता है और ये भी हो सकता है ये पूरब की तरफ। ये आप देखिए उत्तर में भी और पश्चिम की तरफ भी। देख रहे हैं साहब? और अजरबैजान ये देख रहे हैं पश्चिम की तरफ। देख रहे हैं साहब? ये लोकेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा साहब। आ रहा समझ बात है? तो याद रखना है कितना देश? 5 देश। और क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा गया है जहाँ पर देशों की संख्या कम हो, 7-8 देश अगर किसी सागर से लग रहा हो तो वहाँ से पूछ दिया जाता है। हाँ, 20-20 देश, 25-25 देश लग रहा है तब थोड़ा सा चांसेस कम होता है। लेकिन 5-7-10 तक सट रहा है देश, सीमा बना रहा है किसी सागर से, तो वो आपको पूछा जा सकता है। देख लीजिए साहब कैस्पियन सागर को। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा सागर है? काला सागर। देख लीजिए काला सागर। ठीक है साहब? आप देख रहे हैं कि जॉर्जिया के करीब है। काला सागर को भी देख लेंगे। इसमें एक सागर को और देख लीजिए, अराल सागर। कौन सा? ये अराल सागर। तो अराल सागर देख लीजिए कहाँ पर अवस्थित है? उज्बेकिस्तान में। देख रहे हैं ना, ये उज्बेकिस्तान में ही अवस्थित है। देख रहे हैं? ये तो सवाल पूछना और आसान हो सकता है कि बताइए कि अराल सागर किस देश में अवस्थित है? क्या बोलेंगे? उज्बेकिस्तान में। क्लियर है साहब? तो ये हो गया कैस्पियन सागर और अराल सागर। चलिए अब देखिए कैस्पियन सागर जो है ना, कैस्पियन सागर में देखिए वोल्गा नदी देख रहे हैं ना, ये कौन सी नदी है? वोल्गा नदी है। और ये कौन सा नदी है? यूराल नदी है। ये दोनों नदी आकर के गिर जाती है किसमें? कैस्पियन सागर में। दोनों नदी आकर के, वोल्गा नदी और यूराल नदी, दोनों नदी आकर के गिर जाती है किसमें? कैस्पियन सागर में। और याद रखिएगा कि यूरोप का सबसे लंबी नदी जो है वो है वोल्गा नदी। यूरोप का सबसे लंबी नदी, यूरोप का सबसे लंबी नदी ये जो है कौन सा है? वोल्गा नदी है। और वोल्गा नदी का बहाव क्षेत्र, सबसे लंबा बहाव क्षेत्र ये रूस में है। अगर पूछा जाएगा कि रूस की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्गा बोलेंगे। ऐसा बात है साहब? क्लियर हो गया ना इसमें? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम साहब। कैस्पियन सागर तो ही हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रुकिए ना, काला सागर, गोल सागर, लाल सागर सब हम लोग देख लेंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए अब देखिएगा साहब, कुछ दिख रहा है क्या? ये कौन सा सागर है? कौन सा सागर? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। अब देखिए कई बार पूछ देता कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक देश है? बोलता है ना बाल्टिक देश कौन है? मतलब क्या बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द में उसे सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? अब देख लीजिए साहब बाल्टिक सागर के आसपास कौन सा है? आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? पोलैंड। कौन है? पोलैंड। देखते चलिए साहब, और ये डायग्राम आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा तभी ध्यान में रहेगा। देख लीजिए ये हो गया आपका पोलैंड। उसके क्या है? ये लिथुआनिया। कौन है? ये लिथुआनिया। और यहाँ पर देखिए छोटा सा दिख रहा है, ये इस तरह से, ये रसिया है। और याद रखिएगा कि बाल्टिक सागर से सबसे छोटी सीमा जो बनाती है वो रसिया बनाती है, रूस बनाती है। सबसे छोटी सीमा बाल्टिक सागर से कौन बनाती है? तो रूस बनाती है। ठीक है साहब? इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके ऊपर आएंगे, ये क्या है? ये क्या है? क्या है? ये लटाविया है। उसके बाद यहाँ कौन सी है? एस्टोनिया है। देख रहे हैं ना? उसके बाद क्या है? ये फिनलैंड है। क्या है? ये फिनलैंड है। उसके बाद देखिए ये क्या है? स्वीडन है। क्या है? ये स्वीडन है। और यहाँ पर देखिए इसी का बाल्टिक सागर का हिस्सा ही है गल्फ ऑफ बोस्टनिया। क्या है? ये गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या है? ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। ठीक है साहब? उसके बाद देखिए ये स्वीडन हो गया। उसके बाद देखिए इधर की तरफ आ रहा है ये चैनल, और ये कौन सा है देश? डेनमार्क है। देख रहे हैं ये बाल्टिक सागर में डेनमार्क है। इधर से आप देख रहे हैं क्या है? जर्मनी है। क्या है ये? जर्मनी। ये तो बहरीन राजधानी है ना, बहरीन है। आ रहा समझ बात है? तो आप क्या देखे? ये बर्लिन राजधानी है साहब। क्या क्या बोल देते हैं आप? यहाँ बर्लिन लिखा हुआ था, हम देश का नाम बोलेंगे कि राजधानी का नाम बोलेंगे? ध्यान दीजिए। चलिए तो ये हो गया आपका कौन सा? पोलैंड।
यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, रसिया, उसके बाद कौन सा है, लिथुआनिया, उसके बाद है लटाविया, उसके बाद है एस्टोनिया, उसके बाद देखिए फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद जर्मनी। ठीक है साहब, इन सारे चीज़ों को क्या बोले, नहीं देखिए नॉर्वे, आप देखिए ये क्या है, नॉर्थ सी है, देख रहे हैं ना, ये अलग हो जाता है यहाँ से, ये चैनल से यहाँ से जो है ना, इससे अलग हो जाता है। ठीक है साहब, ये अगले वाला में बताएंगे उसको। ठीक है, चलिए सबको बारी बारी से करना है। चलिए साहब इतना ध्यान में रखना था। अब देख रही है ना कहाँ कौन सा है। चलिए अब इसमें दे देगा कि बाल्टिक सागर देश, अब देगा पड़ोसी वाला, देखिए बेलारूस है ना, ये आपको दे देगा, ये सवाल पूछा गया। देखिए बेलारूस क्या इसमें टच कर रहा है क्या, नहीं ना, इसके आसे पास वाला देगा, दूसरा नहीं देगा। आपको दे देगा नॉर्वे, जो आसपास में है वो दे देगा। आपको दे देगा यूक्रेन, हमको तो लगता है कि अगर देगा तो यूक्रेन देगा इस बार, है कि नहीं, अगर देगा तो। चलिए इस तरह से सवाल आपको क्रिएट करेगा कि बिल्कुल आसपास के देशों को देगा। ऐसा में बात है, याद रखिएगा साहब। हाँ बिल्कुल, हाँ रसिया तो आप देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं ना। तो चलिए अगला देख लेते हैं। ये कुछ दिख रहा है, कौन सा सी है ये, मेडिटेरियन सी, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर क्या बोलेंगे इसको, भूमध्य सागर बोलेंगे। और भूमध्य सागर से कुल कितने देश लगती हैं, भूमध्य सागर से कुल कितनी देश लगती हैं, भूमध्य सागर से कुल 21 देश लगती हैं, कुल 21 देश। ठीक है साहब, भूमध्य सागर से, ये भूमध्य रेखा नहीं बोल रहे हैं हम, भूमध्य सागर है ये है। ठीक है ना, सर भूमध्य रेखा नहीं बोलना है, भूमध्य सागर है। कुल 21 देश इससे सीमा बनाती हैं। ठीक है साहब, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट देश है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी लिस्ट हम दे देंगे, लिस्ट है मेरे पास। चलिए अब देखिए यहाँ से, और ये सवाल पूछा गया भूमध्य सागर से। ठीक है साहब, अब सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पर है ब्लैक सी, काला सागर, यह है आपका काला सागर। अब देखिए काला सागर के उत्तर में देखिए क्या है, यूक्रेन है, यहाँ पर क्या है, ये रसिया है, और ये जो टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये क्रीमिया है, ये क्रीमिया है, इस पर भी रूसिया का अधिकार है, इसीलिए करके इसमें नाम नहीं लिखल है। पहले ये यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, ऐसे यूक्रेन भी पहले रूसिया का हिस्सा था, वो बाद में टूट करके 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो वो फिर अलग हो गया, लेकिन फिर क्रीमिया पर अधिकार कर लिया फिर से कौन, रूस। ठीक है साहब, और ये देखिए इसके उत्तर में कौन सा हो जाएगा, काला सागर के उत्तर में यूक्रेन है, उसके बाद कौन सा है, रसिया है, उसके बाद देखिए कौन सा है, रोमानिया है, उसके बाद देखिए कौन है, बुल्गारिया है, देख रहे साहब। उसके बाद देखिए इस प्रकार से नहीं है, ये कौन सा, टर्की है, देख रहे हैं। तो याद रखिएगा कि टर्की के उत्तर में ब्लैक सी यानी काला सागर, और पूछेगा कि ब्लैक सी काला सागर के किस ओर टूट की है, क्या बोलेंगे हम लोग, टर्की, दक्षिण की तरफ है। आप देखिए बुल्गारिया किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। ये आप जो देख रहे हैं ये टर्की का हिस्सा है, ये टर्की का हिस्सा है। ठीक है साहब, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका, रोमानिया है, देख रहे हैं ना, पश्चिम उत्तर की तरफ है, पश्चिम उत्तर की तरफ है। उसके बाद देखिए उत्तर की तरफ यूक्रेन है, और उत्तर पूर्व की तरफ कौन है, रसिया है। देख लिए ना साहब, ये कौन सा है, ये आपका काला सागर, काला सागर ये है। और आपको बताए थे कि काला सागर और भूमध्य सागर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाए होंगे कि काला सागर और भूमध्य सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है, बांसपोरस की जल संधि। कौन सा जल संधि, बांसपोरस की जल संधि। आप देखिए यहाँ पर लिखा हो सी ऑफ, ये कौन सी है, मरमरा सागर है ना, ये है सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर भी बताए थे ना, मरमरा सागर, ये सी ऑफ मरमरा। और इसके बीच में जो ये डॉट देख रहे हैं पानी जैसा छोटा सा था ना, यही है आपका कौन सा, बांसपोरस की जल संधि। कौन सा है वो, बांसपोरस की जल संधि। और यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा यानी मरमरा सागर, मरमरा सागर, जो आपको बताए थे कि जो भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में अवस्थित था। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकेशन बीच में अवस्थित है, और इसको जोड़ने वाला जो जल संधि है कौन सा है वो, बांसपोरस की जल संधि। कौन सा है ये, बांसपोरस की जल संधि। याद रखिएगा काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, चाहे बोले काला सागर, मरमरा सागर, फिर भी बोलेंगे बांसपोरस की जल संधि। और पूछेगा कि काला सागर और भूमध्य सागर, फिर भी बोलेंगे बांसपोरस की जल संधि। ऐसा नहीं बात है। चलिए थोड़ा सा पीछे से कम दिखता होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करिए। चलिए दिख रहा है ना साहब, यहाँ पर देख रहे हैं सी ऑफ क्या है, मरमरा लिखा हुआ, ये ब्लैक सी है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पानी का पतला सा, ये क्या कहते हैं, संधि, यही है आपका बांसपोरस की जल संधि। अब देखिए साहब, ये तो आप देख लिए
ब्लैक सी के बारे में देख लिए ना, ब्लैक सी के बारे में आप देख लिए। अब चलाइए हम किसके बारे में देखेंगे, हाँ भूमध्य सागर। चलिए भूमध्य सागर को देखते हैं तो कुल 21 देश इससे क्या बनती है, सीमा बनाती है। अब देखिए 21 देश में कौन कौन सा शामिल है, आप यहाँ पर देखते होंगे जॉर्डन, देख रहे हैं ना जॉर्डन, उसके बाद कौन सा है इजराइल, जॉर्डन और इजराइल। अब देखिए साहब बताते हैं आपको, उसके बाद क्या है लेबनान, उसके बाद है सीरिया, उसके बाद है आपका साइप्रस। साइप्रस आप देखिए भूमध्य सागर में ही स्थित है। और इसी तरह का सवाल पूछा जाता है कि साइप्रस निम्नलिखित में से किस सागर में अवस्थित है, दे देगा कैस्पियन सागर, दे देगा आपको बाल्टिक सागर, दे देगा आपको मरमरा सागर। देख रहे हैं साहब, तो सवाल किस तरह से क्रिएट हो सकता है। और आपको लगता है कि सवाल टफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। देख लीजिए साइप्रस, इसीलिए करके डायग्राम आपको देखिए, क्रेटी देख रहे हैं ना, क्रेटी ये है। उसके बाद देखिए माल्टा होना चाहिए था, यहाँ पे एक माल्टा होना चाहिए था। आपको जो है कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, एसी के आसपास होगा, जहाँ इटली होगा ना, इटली के आसपास, हाँ इटली के आसपास होगा माल्टा। हाँ द्वीप है, एक छोटा सा डॉट है, हाँ ये डॉट जो आप दिख रहे हैं ना ये माल्टा है, ये क्या है आपका माल्टा है। ये भी अवस्थित है कहाँ, भूमध्य सागर में। कहाँ अवस्थित है, भूमध्य सागर में ही अवस्थित है, ध्यान में रखिएगा साहब, भूमध्य सागर में अवस्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा है, तुर्की, तुर्की है। उसके बाद चला इस तरफ कौन सा है, ये ग्रीस है, कौन सा है ग्रीस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये क्या है, ये आपका अल्बानिया है, क्या ये अल्बानिया है। ये आप देखिए क्या है, सिसिली है, सिसिली है, ये सिसिली है, ठीक है साहब सिसिली है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इटली है, ये क्या है आपका इटली है, ये है इटली, और ये है आपका सिसिली, ये है इटली, ये है सिसिली। पहले इटली का हिस्सा हुआ करता था सिसिली, ठीक है साहब, आपको पता होगा सिसिली के लिए बहुत युद्ध भी हुआ था ना। चलिए उसके बाद देखिए ये कौन सा सी है, देखिए तो एड्रियाटिक सी, कौन है ये एड्रियाटिक सी है। अब देखिए इधर की तरफ आइए, इधर की तरफ, ये क्या है आपका सार्डिनिया। उसके बाद देखिए ये क्या है मालडोबा है। उसके बाद देखिए क्या है स्पेन है, नहीं मालडोबा नहीं है, मालरोका है, मालरोका है, ये स्पेन है। और ये आपको देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, आप देखिए इधर मिलेगा आपको, इधर मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर। इधर बाहर आ जाइएगा ना तो इधर मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और ये जो आपको दिख रहा है ना ये है भूमध्य सागर, ये है आपका भूमध्य सागर, ये है आपका भूमध्य सागर, ये है इधर अटलांटिक महासागर। और दोनों के बीच में जो जलधारा देख रहे हैं, दोनों को मिलाने वाला यह है जिब्राल्टर जल संधि। क्या है जिब्राल्टर जल संधि। तो पूछा जाएगा कि जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको मिलाता, तो क्या बोलेंगे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, ठीक है साहब। और उसी तरह से अगर इधर चलाइएगा ना, इधर चलाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा सुएज नहर है, यहाँ जो है ना ये यहाँ पर है सुएज नहर, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और नीचे में जो पानी वाला क्षेत्र देख रहे हैं ये है आपका लाल सागर, क्या है आपका लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, सुएज नहर, सुएज नहर। तो देखिए एक पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा के किस ओर अवस्थित सुएज नहर है, तो क्या बोलेंगे दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। देख रहे हैं साहब स्थिति पूछ रहा है, एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए पश्चिम की तरफ चलाते हैं तो कौन सा जिब्राल्टर की जल संधि। उसके बाद देखिए ये आपका मोरक्को हो गया, ये क्या हो गया आपका अल्जीरिया। उसके बाद आपका ट्यूनिस, उसके बाद आपका लीबिया। बाकी आप जो देख रहे हैं ना ये सारे बड़े बड़े देश है, बाकी जो छोटे छोटे डॉट देख रहे हैं इसमें कुल मिलाकर के अगर देखिएगा तो 15 देश ये है, 5-6 देश और द्वीप के रूप में है, उसको हम लोग देख लेते हैं आगे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना साहब। अब देखिए यहाँ से लोकेशन जिस तरह से पूछा है, पूछ देगा कि भूमध्य सागर के किस ओर ग्रीस अवस्थित है। देख लीजिए साहब उत्तर की तरफ पूछ देगा कि भूमध्य सागर के किस ओर ट्यूनिस स्थित है, क्या बोलेंगे दक्षिण की तरफ। देख रहे इस तरह से सवाल आपसे, देखिए लीबिया, देख रहे हैं साहब। तो इस तरह से सवाल आपसे क्रिएट करके पूछा जा सकता है साहब, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसका क्वालिटी नहीं ठीक है और मिला भी नहीं ढंग का। चलिए आप ये देखिए कैरेबियन सागर, क्या है ये कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर देखिएगा साहब ये अवस्थित जो है उत्तरी अमेरिका का, जो देखिएगा नीचे वाला हिस्सा है ना, नीचे वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका का इस प्रकार से, और यहाँ से दक्षिणी अमेरिका, इस दोनों के बीच में यहाँ अवस्थित है, ठीक है कैरेबियन सागर। और उसी के बीच में कई देश अवस्थित है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है साहब।
कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर याद रखिएगा कहाँ अवस्थित है? कैरेबियन सागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में है, और दोनों के बीच में अगर पूछा जाए किस ओर अवस्थित है तो याद रखिएगा पूर्व की ओर अवस्थित है, पूर्व की ओर अवस्थित है। ठीक है साहब। अब जैसे कि यहाँ से ध्यान में रखना है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, वहाँ से दिख रहा है, देखिए जमैका, ठीक है साहब, जमैका हो गया, पनामा हो गया, जमैका हो गया, पनामा हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे देखिए आपको देख लीजिए क्या है आपका, क्यूबा हो गया, ठीक है। तो ये साहब ये क्या है आपका, मार्गरेटा। उसके बाद देखिए और भी छोटा छोटा द्वीप है, इसको क्लियर करके दूसरे में मैप में हम दिखा देंगे बाद में, ठीक है। ये मिल नहीं पाया रात में सेट करने में, और नेट पर भी बहुत ढंग का नहीं दिया हुआ था। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए आपका ब्लैक सी, काला सागर। काला सागर के बारे में बताए थे क्या? अभी तो जस्ट ही बताए थे। देखिए बास्पोरस जल संधि है ना यहाँ पे, बास्पोरस जल संधि। ये देखिए क्या है, ये मरमरा सागर है ना, मरमरा सागर, ठीक है साहब। उसके बाद देखिए आपका ये क्रीमिया, यहाँ बढ़िया से दिख रहा है, सी ऑफ एजोब, देखिए सी ऑफ एजोब, सी ऑफ एजोब देख रहे हैं ना, ये कहाँ अवस्थित है देख रहे हैं आप? ये कौन सा देश है ये लोहांस्क दोनेस्क। अब देखिए लोहांस्क और दोनेस्क ये सबको कौन ले लिया है? रूस ले लिया है। तो अब देखिए सी ऑफ एजोब हो गया ये, ठीक है ना। और यहाँ पर जो स्ट्रीट देख रहे हैं ना, कौन सा है ये? कर्च। क्या है ये? कर्च है। ये किसको जोड़ रहा है? अजोब और किसको जोड़ रहा है? ब्लैक सी को, काला सागर को। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सी ऑफ एजोब। चलिए उसके बाद देखिए इधर है आपका कौन सा है? जॉर्जिया है। इधर आपका रसिया है। इधर आपका क्या है? क्रीमिया है। उसके बाद देखिए मालडोवा नहीं लग रहा है, इससे नहीं लग रहा है। यूक्रेन लग रहा है, देख रहे हैं ना, यूक्रेन लग रहा है। उसके बाद देखिए इधर क्या है? रोमानिया है। इधर क्या है? बुल्गारिया है। और इधर क्या है? टर्की है। चलिए साहब इतना बात यहाँ से ध्यान में रखना है। चलिए आयरिश सागर के बारे में पूछा था, तो आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में अवस्थित है, सही बात है ना। चलिए आयरिश सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। चलिए अब देखिए आयरिश सागर के उत्तर में स्कॉटलैंड, पूर्व में इंग्लैंड, दक्षिण में वेल्स और पश्चिम में आयरलैंड से घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए आयरिश सागर उत्तर में नॉर्थ चैनल यानी उत्तरी चैनल से और दक्षिण में जॉर्ज चैनल से जुड़ा हुआ है, ठीक है साहब। इतना पॉइंट हम लोग उससे ध्यान में रखेंगे। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से 5 देश सीमा बनाती है। ये देश तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कौन है? कजाकिस्तान है। कैस्पियन सागर में वोल्गा एवं यूराल नदी गिरती है, दिखाए थे नबी नदी। चलिए साहब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। चलिए अब भूमध्य सागर से देख लेते हैं। भूमध्य सागर एवं काला सागर को बास्पोरस की जल संधि जोड़ती है। अभी दिखाए थे ना बास्पोरस की जल संधि साहब, जोड़ा था ना, चाहे भूमध्य सागर बोले, काला सागर बोले या काला सागर मरमरा सागर बोले। चलिए साहब भूमध्य सागर से कुल 21 देश क्या करती है? सीमा बनाती है। ये देश स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और कौन है? मोरक्को है। 21 है साहब, ठीक है ना साहब। चलिए भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर जोड़ता है। और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को जोड़ता है साहब। चलिए डायग्राम जब तक अभी लगेगा, क्योंकि फर्स्ट बार डायग्राम देख तो बहुत बच्चा ऐसा होगा ना कि सब क्या कहते हैं महासागर को ना पहली बार डायग्राम में देखा होगा। तो पहली बार में तो ऐसा है कि एक बार में हो जाएगा, 1-2 बार आप देखिए जा करके, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए साहब अगला है, बढ़िया वाला सवाल दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और निम्न कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए साहब, ये सारे हवा का नाम दिया हुआ है, ये सारे हवा का नाम चक्रवाती हवा है, चक्रवाती हवा है। और पूछा गया है कि कौन हवा कहाँ बहता है। बताइए साहब, बताए थे ना कि हवा पूछा जाता है। चलिए पवन पूछा जाता है ना। चलिए साहब तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2, 3 और 1 बिली बिली कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बिली, ऑस्ट्रेलिया में बिली। और हरिकेन यूएसए, हरिकेन
यूएसए में, और टाइफून चीन में, चीन सागर में, चीन सागर। और चीन सागर किससे जुड़ा हुआ है? चीन सागर प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से। और याद रखिएगा कि टाइफून जो उठता भी है ना, टाइफून अगर उठता भी है ये चक्रवाती, तो ये प्रशांत महासागर से उठता है, प्रशांत महासागर और चीन सागर से। तो स्पेशली हम ध्यान में रखेंगे, महासागर पूछेगा तो बोलना है हमको प्रशांत महासागर में कौन सा तूफान? टाइफून तूफान, टाइफून चक्रवाती तूफान उठता है। तो याद रखिएगा, आपको ना टाइफून और हरिकेन दोनों कन्फ्यूज करेगा, लगेगा कि ये यूएसए में होगा, ये होगा। ठीक है साहब, तो ध्यान में रखना कि टाइफून और ये प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत। और हरिकेन किस महासागर में? हरिकेन बताइए, प्रशांत महासागर में। हरिकेन बताइए, हरिकेन अटलांटिक में होना चाहिए ना, और टाइफून कहाँ होना चाहिए? ये प्रशांत में होना चाहिए। तो याद रखिएगा टाइफून, यानी टाई कौन पहनेगा? प्रशांत पहनेगा। टाई कौन पहनेगा? प्रशांत पहनेगा। आया समझ में? चलिए साहब, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 2, 3 और 1, यानी बिली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन हो जाएगा यूएसए में, और टाइफून जो हो जाएगा चीन सागर में। ठीक है साहब, चलिए, और बिली कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है साहब? चलिए अब देख लीजिए, अगर 3 हवा पूछा है तो हो सकता है कि और हवा पूछ दे, और हवा न पूछ सकता है। चलिए साहब, अब देखिए साहब, बहुत सारे हवा है और उस हवा के बारे में पूछा जाता है, और इसका क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है दरोगा का। यहाँ से सवाल छपता ही छपता है हर हाल में, चाहे आप रो के याद करिए, हंस के याद करिए, जैसे याद करिए, आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए साहब, कुछ हवा देख लेते हैं। चलिए साहब देखिएगा, ये स्थान है और ये पवन का नाम है। यूएसए में हरिकेन, चिनूक, ब्लैक रोलर, ये सारे हैं गर्म हवा। ये सारे क्या है? गर्म हवा। तो यूएसए में पूछा जाएगा हरिकेन तूफान कहाँ उठता है? पवन। तो हरिकेन जो है सो यूएसए में चिनूक आपको पता है कि एक भारत को दिया गया, यूएसए जो है दिया है, वो लड़ाकू विमान भी है ना, लड़ाकू विमान चिनूक हेलीकॉप्टर है ना, चिनूक हेलीकॉप्टर, तो ये यूएसए ही दिया है। और ये चक्रवात का नाम है उसी के नाम पे, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत अधिक है, तो उसी के नाम पे ये जो लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर बना है, उसका नाम रखा गया ब्लैक रोलर। ये सारे गर्म हवा। तो याद रखना है, यूएसए में गर्म हवा कौन सा? हरिकेन, चिनूक और ब्लैक रोलर। ये कैसा हवा? गर्म हवा। चलिए अब यूएसए में ठंडा हवा देखेंगे। ठीक है साहब, ठंडा हवा, नार्दर और नॉर्थ ट्री, ये कैसा है? ये ठंडा हवा। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा हवा देखिए? बिली और ब्रिक फील्डर। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी जो होता है ना, फील्डर, उसका बहुत तगड़ा होता है, बॉल बाहर जाने नहीं देगा। याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो फील्डर किसका बढ़िया होता है? ऑस्ट्रेलिया का। तो क्या याद रखेंगे? ब्रिक फील्डर, ठीक है ना, ब्रिक फील्डर, ठीक है ना। और बिली, ठीक है ना साहब? हाँ, चलिए अगला देखिएगा, चीन में देखिए टाइफून, और उठता कहाँ से? ये प्रशांत महासागर से उठता है। तो आपको बताए कि टाई कौन पहनेगा? प्रशांत पहनेगा। ठीक है साहब, उसके बाद देखिए गिनी के तट पे और सहारा रेगिस्तान, गिनी जो है, गिनी देश है, उसके तट पे और सहारा रेगिस्तान में, वहाँ हरमट्टन, ये भी VVI है साहब, महा VVI है ये, हरमट्टन। इसको डॉक्टर हवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर हवा बोलते हैं। ठीक है साहब, डॉक्टर हवा बोलते हैं इसको। और ये क्या नाम है इसका? हरमट्टन। कहाँ? गिनी और सहारा रेगिस्तान। देखिए रेगिस्तान में क्या मिलेगा? मट्टी मिलेगा। रेगिस्तान में क्या मिलेगा? मट्टी मिलेगा। तो सहारा रेगिस्तान में याद रखना हरमट्टन। तो कम से कम मिट्टी याद रहेगा ना, तो कम से कम तो मरुस्थल ही मारिएगा ना, रेगिस्तान ही मारिएगा। चलिए अगला साहब, भूमध्य सागर एवं इटली, भूमध्य सागर और इटली, सिरोको, कौन है ये? सिरोको या सिराको। ठीक है साहब, चलिए सिराको। उसके बाद देखिए मिस्र, ये भी VVI है साहब, मिस्र, ये भी VVI है। खमसीन, ये भी VVI है साहब, मिस्र में खमसीन। लीबिया में गिविली, क्या बोल? किसको? हाँ, स्थानीय भाषा में इसी को, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि किसका नाम है, ये पूछा किस देश में इसके स्थानीय, जैसे पूछेगा कि मिस्र में जो स्थानीय हवा है उसका क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे? खमसीन। पूछेगा कि भूमध्य सागर और इटली में बहने वाली जो स्थानीय हवा है, सिरोको। स्थानीय हवा मतलब बुझते हैं परमानेंट हवा, कि सब दिन सालों भर बहेगा, उसको बोलते हैं। चलिए, सालों भर का मतलब क्या? ये नहीं कि सब दिन बहते रहेगा, एक सीजन आने के बाद कंटिन्यू बहना शुरू करेगा। जैसे कि उत्तरी भारत में क्या होता है? गर्मी के दिन में लू चलता है, ये भी स्थानीय हवा है कि हर साल लू चलेगा। ऐसा है कि एक साल लू चलेगा, एक साल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। गर्मी अधिक होगा तो चलेगा ही। चलिए अगला देख लेते हैं साहब। अगला है
अगला है अरब रेगिस्तान, यहाँ पर कौन चलता है? सीमूम। कौन चलता है? सीमूम। और कैलिफोर्निया, यहाँ चलता है सांता आना। क्या चलता है कैलिफोर्निया में? सांता आना। ठीक है, सांता आना कहाँ? कैलिफोर्निया। उत्तरी भारत में क्या चलता है? लू। स्विट्जरलैंड में फोन। स्विट्जरलैंड में फोन। चलिए हाँ, फोन 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 होता है, फोन 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 होता है। ठीक है साहब, फोन। उसके बाद देखिए क्या बोले, हाँ फोन को अंगूरी हवा भी, सही बात है, इसको अंगूरी हवा भी कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए रूस, सुखोबे। सुखोबे और बुरान, सुखोबे और बुरान, ये रूस में। दक्षिणी अफ्रीका में वर्गस, वर्गस। ठीक है सर, दक्षिण अफ्रीका में बरगस। दक्षिणी पूर्व ईरान में जो चलता है उसको गारिच। क्या बोलेंगे उसको? गारिच। सूडान में जो चलता है उसको बोलेंगे हबूब। और ईरान में जो चलता है उसको बोलेंगे सामूर। तो इसको 2-4 बार 5-5 करके याद करिएगा, तब आपको याद होगा साहब। इसका कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं है, 5-5 करके आपको याद करना पड़ेगा। चलिए साहब, नेक्स्ट है सही कथन की पहचान कीजिए। बताइए, सही कथन की पहचान कीजिए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था। पहला ये कहता है जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। आंसर क्या आ जाएगा? ये समझ में आया क्वेश्चन? देखिए सवाल ये कहता है, आपको ये बुझा रहा है कि बउआ चौथा पचमा में सब पढ़ते हैं, छठा में मौसम किसे कहते हैं, पढ़ते हैं ना। ऋतु किसे कहते हैं, पढ़ते हैं ना। जलवायु किसे कहते हैं, यही बात ही पूछ रहा है, यही बात ही पूछ रहा है। अब ये क्या कहा कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मतलब मौसम जो है ना, जो पूरे वायुमंडल है, इसका क्षणिक अवस्था मतलब कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय तक वो स्थिर रहता, बाकी वो बदलते रहता। गाना भी है ना, मौसम की तरह कहीं तुम बदल ना जाओगे। तो इसका मतलब मौसम की प्रवृत्ति क्या होता है? बदलने का होता है। बिल्कुल क्षणिक समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए मौसम स्थिर होता है, वो बदलते रहता है। देख रहे थे ना, अभी देखे थे ना मार्चे में एक दिन कि सुबह में ठंडा कर रहा था, दोपहर में धूप हो गया, शाम में जाके वर्षा हो गया। आप देखें ना किस तरह से बदलता है। चलिए, तो जो क्षणिक समय के लिए हो, जो क्षण वायुमंडलीय का वह दशा, वातावरण का वह दशा जो क्षणिक समय के लिए परिवर्तित होते रहे कम समय में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मौसम। मौसम हमेशा याद रखिएगा बहुत कम समय में बदलते रहता है। चाहे तो 2-3 घंटा में बदल जाएगा, चाहे तो 2-4 दिन में बदल जाएगा, चाहे तो 1 सप्ताह से 1 सप्ताह में ये क्या हो जाएगा? 1 सप्ताह में बदल जाएगा। ये कभी भी बदल सकता है। ठीक है साहब, इसीलिए करके बोलते हैं मौसम की तरह नहीं बदलना। ठीक है साहब, तो मौसम का ये क्षणिक समय होता है, क्षणिक अवस्था होता है, ये कभी भी बदल सकता है। याद रखिएगा, मौसम जो होता है कि 1 घंटा 2 घंटा से लेकर के 1 सप्ताह तक में अगर बदल जाए तो ये क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। बोलते हैं आज मौसम बड़ा गड़बड़ है कि नहीं, आज मौसम बड़ा बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज मौसम बोले गड़बड़, कल बोले मौसम सही। तो इसका मतलब क्या? एक के दिन में हम मौसम क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। आए समझ में? चलिए, वायुमंडलीय वह घटना जो कम से कम क्या हो, 2 से 3 महीना तक अगर मौसम एक जैसा हो, 2 से 3 महीना तक अगर एक जैसा हो, तब इसको बोलते हैं ऋतु। इसको क्या बोलते हैं? ऋतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऋतु बोलते हैं। ऐसा नहीं बात है। अगर 1 घंटा 2 घंटा से लेके 1 सप्ताह तक में बदलते रहे मौसम, तो उसको क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे। अगर वो 2-3 महीना तक स्थिर हो जाए, एक जैसा वातावरण रहे, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऋतु। जैसे कि 3 महीना गर्मी 3 महीना ठंडी ऐसे होता है ना, तो आप देखिए कमोबेश गर्मी जो होता है 3 महीना तक, तो किसी महीने में कम किसी महीने में अधिक, लेकिन 3 महीना 4 महीना लगभग होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऋतु बोलते हैं। ठीक है साहब, उसके बाद देखिए जलवायु किसको बोलेंगे? जलवायु। ठीक है, जो लंबे समय तक मतलब 10 साल 15 साल तक एक ही जैसा, जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ पर क्या ठंडा प्रदेश है, हमेशा लगभग ठंडा होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से आप चलिए अफ्रीका में, वहाँ हमेशा विषुवत रेखा पर जो देश है वहाँ पर हरदम गर्मी ही होता है हर समय। तो वो क्या हो गया? जलवायु हो गया वहाँ का। तो लंबे समय के लिए जलवायु, एकदम कम समय के लिए मौसम, और 2-3 महीना के लिए ऋतु। ऐसा नहीं बात है, सीजन। चलिए, तो आंसर क्या जाएगा? कहता कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, मतलब कम समय के लिए। सही बात है क्या? सही है। और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए। सही बात है क्या? सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2 दोनों। चलिए साहब, क्लियर है ना? चलिए साहब, अगला देख लेते हैं हम लोग।
सही बात है, यही है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, ये भी सही है। और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, ये भी सही है। क्षण भर के लिए वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। क्षण भर में अगर परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? मौसम। और 2-3 महीना में परिवर्तन हो जाए तो ऋतु। और एक लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक हो जलवायु। लंबे समय तक प्रकृति में जिस प्रकार का बदलाव चलता है उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। चलिए साहब, लास्ट सवाल और अंतिम सवाल है ये। सवाल ये है कि हल्दीबारी और चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश को जोड़ता है? हल्दीबारी और चिल्हाटी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जल्दी से 1 मिनट में कर देते हैं। चलिए साहब, चलिए। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और पाकिस्तान का युद्ध जब से हुआ था 1965 से, तब से क्या हो गया? बंद है। हल्दीबारी कुछ बिहार जिले में है और चिल्हाटी बांग्लादेश में। ये पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में है और यह चिल्हाटी बांग्लादेश में है। भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा? मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। भारत में भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलती है ना, वो है मैत्री एक्सप्रेस। और ये कहाँ से? कोलकाता से ढाका चलती है। बंधन एक्सप्रेस, ये भी कोलकाता से कहाँ? खुलना तक। ये जगह है, बांग्लादेश में जगह है। बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है खुलना। ठीक है साहब, क्या है? खुलना। तो ये बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना तक चलती है। ठीक है ना साहब। जनवरी 2022 में भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा एक्सप्रेस? मिताली एक्सप्रेस चली है, इस बात को याद रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलती है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। चलिए साहब, ये ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स था 2021 का, उसका सेकेंड शिफ्ट का जो सवाल था वो आपका हो गया क्लियर। चलिए साहब।